So a special type of resonance, and that special type of resonance is bent bond resonance. Bent bond resonance, very important. बेंट बॉन्ड रिजोनेंस को हम लोग डांसिंग रिजोनेंस भी कह लेते हैं कभी कभी। डांसिंग रिजोनेंस, ये एक लेमन नाम दे दिया गया है इसको। एक्चुअली ये बेंट बॉन्ड रिजोनेंस ही होती है, लेकिन सम पीपल से इट एज अ डांसिंग रिजोनेंस। तो ऐसा ना हो कि आपको ना, इसको समझाने के लिए पहले मुझे आपको एंगल का स्ट्रेन समझाना होगा, ठीक, ताकि आपको पता चले बेंट बॉन्ड रिजोनेंस होती क्यों है। देखो बेटे, अगर मान लो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, यानी साइक्लोप्रोपेन, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक, कौन सा, CH2 CH2 CH2, सो दिस इज द मॉलिक्यूल। अब इसमें ये जितने भी कार्बन्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, and single bonded carbons are sp3 hybridized, isn't it? अब जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक बेटे, वो होना चाहिए, शुड बी 109.5 डिग्री या 109.28 मिनट्स, जैसा कि आपको पता है ना, ये होना चाहिए। बट एक बात बताओ, क्या यहां बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा? कितना बॉन्ड एंगल होगा यहां? यहां एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, तो ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली 60 डिग्री होगा, है ना। सो देयर इज अ लार्ज डिविएशन, कार्बन तो sp3 है, सो देयर इज अ लार्ज डिविएशन from the normal tetrahedral angle to that of this angle, and this large deviation from the normal angle, there is a large deviation from normal tetrahedral angle, ठीक, which produces angle strain, उसकी वजह से इस स्ट्रक्चर में एंगल का स्ट्रेन होता है, there is a strain in the angle, ठीक। जैसे एक नॉर्मल आदमी का स्टैंडिंग में कितना एंगल होना चाहिए? ऑब्वियसली 180। अब बोलो किसी को ऐसे खड़ा होगा, ठीक, यानी एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम हो जाएगा, या फिर ऐसे खड़ा होगा वो, यानी 180 से ज्यादा हो जाएगा। क्या दोनों कंडीशन में वो बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रह सकता है? स्ट्रेन पैदा हो जाएगा बॉडी के अंदर। वैसे ही यहां पे नॉर्मल एंगल 109.5 होना चाहिए था, पर यहां पे एंगल जो है वो है 60 डिग्री, so there is a large deviation from the normal tetrahedral angle, and that produces angle strain. अब एंगल स्ट्रेन निकालते कैसे हैं? एंगल स्ट्रेन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेगा, एंगल स्ट्रेन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेगा, ठीक। तो एंगल स्ट्रेन निकालते कैसे बेटे? एंगल स्ट्रेन के लिए हमारे को एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी या बेयर्स साइक्लिक स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स थ्योरी, बेयर्स थ्योरी, ठीक, वो कहता है उसके हिसाब से जो साइकिल्स होते हैं, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से या बेयर थ्योरी के हिसाब से, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से साइकिल्स आर प्लेनर। इसके हिसाब से साइकिल प्लेनर होते थे। वो तो आज हमें पता है साइकिल सारे प्लेनर नहीं होते हैं, है ना, साइकिल सारे प्लेनर नहीं होते, आज हमें पता है, पर इसके अकॉर्डिंगली साइकिल्स वर प्लेनर। तो प्लेनर साइकिल होने की वजह से अगर मान लो हमारे पास
ये है साइक्लोप्रोपेन, तो यहां बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा। अगर मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, बोलो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर मेरे पास साइक्लोपेंटेन है, बोलो इसका एंगल कितना होगा? 108 डिग्री होगा। अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक। अब बेयर कहता है कि जितना एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, मोर is the angle strain, more is the angle strain, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि मैं इसके एंगल स्ट्रेन यहां निकालने सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक। more is the angle strain, more is the angle strain, angle strain, lesser is the stability of cycle, and more is reactivity, more is reactivity according to Bayer। अब एंगल स्ट्रेन निकालते कैसे हैं? उसने कहा कि एंगल स्ट्रेन हम निकालते कैसे हैं? एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन निकालते कैसे हैं? उसने बोला एंगल स्ट्रेन जो होता है वो होता है डिविएशन ऑफ एंगल, डिविएशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। वाई डिवाइडेड बाय 2? क्योंकि बेटा ये दो बॉन्ड पे स्ट्रेन होगा ना, इस वाले बॉन्ड पे भी ये ऐसे होना चाहिए था और इस वाले बॉन्ड पे भी ये ऐसे होना चाहिए था, इनके बीच का एंगल 109 होना चाहिए था। तो ये स्ट्रेन दो पार्ट में बटा हुआ होता है, इस वाले बॉन्ड पे भी, इस वाले बॉन्ड पे भी, इसलिए डिवाइड बाय 2। जैसे अगर इसका एंगल स्ट्रेन निकालना है तो इसकी डेविएशन हुई 109.5 माइनस 60 डिग्री, ये डेविएशन हुई इसकी, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 49.5 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये इसकी एंगल स्ट्रेन हो गया, तो इसका एंगल स्ट्रेन आ गया कितना? 24.75, ये इसका एंगल स्ट्रेन आ गया। अब यहां देखो, यहां एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? 109.5 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 19.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना बेटे? 9.75। क्लियर? ऐसे यहां पे देखें 109.5 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.75। और यहां देखेंगे तो 109.5 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां एंगल स्ट्रेन माइनस में आ जाता है। ठीक। माइनस 10.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स माइनस 5.25। ठीक। दो बातें समझना है यहां पर। सबसे पहली बात, इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन कहां पे होता है? सबसे कम एंगल स्ट्रेन जो होता है बेटे वो हमारे पास साइक्लोपेंटेन में होता है। और इसके हिसाब से इसका मतलब साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल, साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल देन दैट ऑफ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, and then that of cyclopropane, cyclopropane। हालांकि जो माइनस होता है ना, माइनस जहां पे आता है उसका मतलब कि आपका एंगल का स्ट्रेन तो है पर यहां एंगल बड़ा है। बाद में ये बताया गया कि अगर एंगल का स्ट्रेन माइनस में हो जाए तो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो जाता है, स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? 3D हो जाता है, ये बाद में बताया गया था। ठीक। लेकिन फिलहाल अगर हमें इसको भी रखना होता तो बेटा इसके मुकाबले इसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता,
तो साइक्लोहेक्सेन वाज कंसिडर्ड टू बी लेस स्टेबल, लेकिन बाद में ये पाया गया कि मोर स्टेबल। तो वहां से वैसे ही ये समझ लिया गया कि भाई ये जो है हमारे पास, ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी सभी कंपाउंड्स पे नहीं लगती। क्यों? हम ये मान के चलते हैं कि अब ये जो साइकिल है वो प्लेनर नहीं है, वो थ्री डिमेंशनल है। ये तो प्लेनर ले रहा था ना साइकिल्स को, उसके हिसाब से था। लेकिन साइक्लोप्रोपेन अभी भी प्लेनर है, इसमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं आता। बाकी सबका आज हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देते हैं, और इस वजह से उस पर बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी हम नहीं लगा। हाँ, कभी वैसे बोल दे जाए स्टेबिलिटी, तो हम इसी हिसाब से लिखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, साइक्लोप्रोपेन। सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, साइक्लोप्रोपेन। बोलो क्लियर? पर ये थ्योरी आज के दिन में खत्म है, क्योंकि आज हमारे पास रिंग्स जो है वो प्लेनर नहीं। आज रिंग्स हम प्लेनर नहीं मानते हैं, इसको थ्री डिमेंशनल लेके चलते हैं। ठीक है जी, आगे के चैप्टर्स में आपको करवाएंगे इसके थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी। ठीक, तो फिलहाल के लिए, पर इससे हमें ना ये जो था साइक्लोप्रोपेन, ठीक, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर प्लेनर रहा, क्योंकि ये थ्री डिमेंशनल नहीं हो सकता था, और उसमें बहुत ज्यादा एंगल का स्ट्रेन था, इसलिए स्टेबल नहीं हो सकता था। क्लियर? और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक नए तरह की रिजोनेंस घड़ी गई, जिसको हम बोलते हैं बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। बेटे अगर ये लिख दिया तो मिटा दूं मैं इसको। ओके ओके, so because cyclopropane is still under high angle strain, तो हमने एक कटायन ऐसा लिया, ठीक, जिसमें हमारे पास इस तरह का साइक्लोप्रोपेन रिंग था, लेकिन अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है जी, इस तरह का हमने एक कटायन ले लिया। अब इस कटायन में अगर हम ध्यान दें तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा प्लीज। होगा ये CH2 पॉजिटिव का ये ऑर्बिटल खाली होगा। दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक, और यहां के जो ऑर्बिटल होंगे जिन्होंने ये सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, वो ऐसे बेंट होंगे, ऐसे ओवरलैप हुए हैं लेकिन वो आपस में बेंट होंगे, ऐसे ओवरलैप हो रखे हैं, तो वो बेंट ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर? यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बना दूंगा, यहां पे CH2 एम्प्टी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव, और यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऐसे दिखा दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका है। ठीक है, क्योंकि यहां एक तो एंगल का स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, ये एंगल खुलना चाहता था, एंगल का स्ट्रेन कम करने के लिए ये बड़ा होना चाहता था एंगल। तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन इन वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। तो ये जो बेंट ऑर्बिटल्स होंगे ये इस ऑर्बिटल की कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, इसमें पार्शियल ओवरलैप हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, और कॉन्जुगेशन में आने की वजह से इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे। कैसे? प्लीज सारे बच्चे पेन छोड़ के इधर समझ लें। कैसे? जहां पे पॉजिटिव है उसके अगले कार्बन पे झूठा मोटा पॉजिटिव लगाया, झूठा, उसके अगले कार्बन पे झूठा मोटा नेगेटिव लगा दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डाले गए। तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे गए। अगर ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास
यहां और ये वाला कार्बन जुड़ेगा, यानी ये वाले कार्बन में आपस में बॉन्ड हो गया और ये बीच वाला बॉन्ड टूट गया है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह गया है, ये जुड़ा, ये वाला बॉन्ड टूटा, देखो, और इसको जोड़ो, क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहां से यहां जोड़ा, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसलिए मैं थोड़ा यूं इसको बता रहा हूं। अब ऐसा भी तो हो सकता था ये वाला बॉन्ड टूटे, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये नेगेटिव चार्ज यहां नहीं लगाता, मैं इसको मैं यहां लगा देता हूं, नेगेटिव ही तो इसलिए लगाया कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये वाला बॉन्ड टूटता। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ ऐसा बनता, ऐसा बन जाता भाई, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता, इससे उल्टा। ठीक है जी, अगला स्ट्रक्चर देखें। अब इसमें क्योंकि एंगल स्ट्रेन को ही कम करना है, तो ऐसा भी कर सकता था, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, ठीक, ये बॉन्ड ही टूट जाए यहां से, तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा भी बनता है, इसमें ये भी बनता है, ऐसे ही इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनता है। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर डांस कर रहा है कि नहीं, ये यूं फिर ऐसे, है ना, पहले हाथ जोड़ करके डांस कर रहा है, यूं वाला फिर यूं वाला, है ना, और फिर हाथ खोल दिए और फिर यूं वाला, फिर दोबारा यूं वाला, है ना, तो ऐसे ये डांस कर रहा है स्ट्रक्चर एक तरह से, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डांसिंग रिजोनेंस। तो ये इसलिए था ताकि एंगल का स्ट्रेन कम हो सके, तो इसने बेंट ऑर्बिटल्स ने यहां इलेक्ट्रॉन डाल दिए। So whenever bent orbital put their electrons in the vacant orbital of next carbon, that tends to give us bent bond resonance. And this can be a special case only if a cyclopropyl ring is joined to a positive carbon. और कहीं पे नहीं होगी bent bond resonance, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर प्लेनर है नहीं, ये स्ट्रक्चर प्लेनर था, इस वजह से ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ गया, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सके, यहां कॉन्जुगेशन हो सकी, जिसकी वजह से ये बेंट बॉन्ड रेजोनेंस हो सकी। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो अगर कोई पूछे बेंट बॉन्ड रेजोनेंस होती क्या है, ठीक, अगर आपको कोई पूछे कि बेंट बॉन्ड रेजोनेंस होती क्या है, तो सिंपल बोलना, इफ बेंट ऑर्बिटल्स comes in the conjugation comes in the conjugation of empty orbital, it give rise to bent bond resonance, ठीक, this give rise to bent bond resonance, इससे बेंट बॉन्ड रेजोनेंस हुआ करती है। तो बहुत सिंपल बात है कि यहाँ के बेंट ऑर्बिटल ने अपने से अगले एम्प्टी ऑर्बिटल डाले, कॉन्जुगेशन हुई, उसकी वजह से हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर बन गए। ये सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अलावा और कहीं नहीं होगी। तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अगले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रेजोनेंस होगी, नहीं तो ये रेजोनेंस नहीं होगी। अब बेंट बॉन्ड रेजोनेंस जो होती है ना, ये स्ट्रक्चर को हाईली स्टेबल बनाती है, यानी ये प्लेन रेजोनेंस से भी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होती है। क्यों? यहां पे दो चीजें, रेजोनेंस भी हुई और दूसरी बात एंगल का स्ट्रेन भी कम हुआ। रेजोनेंस भी हुई और एंगल का स्ट्रेन भी कम हुआ।
और उस वजह से इसकी स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो। और इसीलिए दुनिया का सबसे स्टेबल कटायन, दुनिया का सबसे स्टेबल कटायन ये वाला होता है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कटायन। इसके बाद हमारे पास दो ट्रायंगल वाला स्टेबल होता है, उसके बाद प्लेन रिजोनेंस वाले हो सकते हैं, और अगर सिर्फ एक वाला है वो बाद में होगा। क्यों ऐसा ऑर्डर है? वाई दिस सॉर्ट ऑफ ऑर्डर इज? बेटा इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान से देखें, इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देखो एक ट्राइंगल के कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ट्राइंगल के कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 1 2 3 4 5। एक ट्राइंगल के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अरे ये भी तो है। तो एक ट्राइंगल के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो 3 ट्राइंगल के कितने बने? 15। लेकिन एक ऐसा बनता है यार, स्नेहा 30 कैसे बताओ? एक ट्राइंगल के 5 है ना, तो 3 ट्राइंगल के कितने हो गए? 30 हो गए। एक ट्राइंगल के 5 तो 3 ट्राइंगल के क्या हो गए? 15। और एक होता है जिसमें तीनों रिंग्स फ्यूज कर जाते हैं, तीनों रिंग फ्यूज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर वो होता है। ठीक, तो हो गए 16। और एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसा एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक ट्राइंगल के 5 स्ट्रक्चर, 3 ट्राइंगल के 15 स्ट्रक्चर, एक जिसमें तीनों रिंग फ्यूज करेंगे, और एक जो ऑलरेडी है। So there are 17 resonating structures to this. 17 resonating structure to this. क्या बता सकते हो उसमें कितने resonating structure होंगे? क्या बता सकते हो उसमें कितने resonating structure होंगे? Yes, बिल्कुल करेक्ट। इसमें 12 resonating structure होंगे। 12 कैसे होंगे? वेरी सिंपल, 5 5 10, दो ट्राइंगल को फ्यूज होने वाला 11, और एक जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कितने हो गए? 12। सो देयर आर 12 resonating structures to this, and there are 5 resonating structures to this. Obviously more are the resonating structures, so more is the stability. ठीक, more are the stability. No, just I cannot form that. I cannot form that. It is not needed. ठीक, it is not needed. तो हमारे पास 17 resonating स्ट्रक्चर इसके, 12 resonating स्ट्रक्चर इसके, 5 resonating स्ट्रक्चर इसके, तो हमारे पास जाके कितने स्ट्रक्चर हो गए? हमारे पास टोटल मिला के इसके 17 17 तो किसी के बनते ही नहीं यार। तो जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली सबसे स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल। ठीक, इनमें अब जब हम आगे रिजोनेंस में स्टेबिलिटी देखेंगे, तो बेंट बॉन्ड रिजोनेंस की स्टेबिलिटी प्लेन रिजोनेंस से कहीं ज्यादा होती है। ठीक, तो वहां जब ऑर्डर लगाएंगे स्टेबिलिटी का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले फटाफट से बोलो, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस क्या होती है, कहां होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और कैसे देखते हैं? क्लियर हो गया कि नहीं? और किसी कटायन में हम नहीं करेंगे, सिवाय जब भी हमारे पास ट्राइंगल के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तब बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। इस पे बेंट बॉन्ड रिजोनेंस नहीं करके दिखाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। दिस डज नॉट हैव बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर सिर्फ कहां है? साइक्लोप्रोपाइल में। ठीक, और उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा। कल को आपको कोई बोल दे कि क्या इसमें बेंट बॉन्ड रिजोनेंस होगी, whether this will have bent bond resonance, you will say no, क्योंकि यहां एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है भाई। ठीक, सिमिलरली आपको बोले क्या इसमें बेंट बॉन्ड रिजोनेंस होगी, यू विल से नो, क्योंकि यहां पे भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। हमें एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तभी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डाल पाएगा भाई। ठीक, तो सिर्फ एक ही ये कटायन है जिसमें ट्राइंगल के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, दैट शोज बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। तो उम्मीद करता हूं बेंट बॉन्ड रिजोनेंस पानी की तरह क्लियर हो गई आपको।
लास्ट टाइम यस लिखें ताकि आगे चले। ओके